हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सिराज स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम आप सभी को पता है, यूपी टेट का पेपर 23 जनवरी को है। तो आज हम आप लोगों के लिए यूपी टेट मैथ प्रीवियस ईयर सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो में बिना किसी देरी के चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। वृद्धि कितने की है? 60% की। तो 60 यानी 60/100 प्लस 60। अब चूंकि यहाँ पे वृद्धि है इसलिए प्लस लग गया है। अब अगर यहाँ पे कमी होती तो माइनस होता, इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे, ये हो जाएगा आपका 60/160 गुणते 100। सॉल्व करेंगे, 20 तिहाई 60, 20 अट्ठे 160, 4 दूनी 8, 4 25 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 25 तिया 75/2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 37.5। अब 37.5 देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल कह रहा है एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से इसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए घन क्या से होता है? घन होता है जिसकी क्या होती हैं, ऐसा त्रिविमीय आकृति जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका घन है। अब इसमें क्या कह रहा है ये कि घन का जो आयतन है तो क्या होती है, उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। अब देखो घन में कुल कितनी भुजाएं होती हैं? देखिए एक हो गया ये वाला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठवां, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, ये हो गया नौवां, ये हो गया 10वां, ये हो गया 11वां और ये वाला हो गया 12वां। तो कुल कितनी भुजाएं हो गई? 12। तो अब घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब बराबर किसके है? 12a के। यदि भुजा हमने a मान लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a² बराबर 12। क्यों? क्योंकि a से यहाँ पे एक a माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि पूछा क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है? फार्मूला होता है 6a²। 6a², ये कितना हो जाएगा? बराबर 6 गुणते 12, ये बराबर किसके हो जाएगा? 72 के। तो ऑप्शन 72 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दो 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये है। तो वर्ष 2016 से उसका वेतन क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 में इतने तो वेतन तक पहुंच गया। तो वर्ष 2016 में इसका वेतन कितना था? हम मानते हैं कि 2016 में कितना वेतन था? 100 था। ठीक है। अब 100 में क्या हुआ? 10% इंक्रीमेंट हुआ। हमें 10% इंक्रीमेंट कराते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 गुणते 10/100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कितना आया? ये आपका आया 10। तो 10 ऐड कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 110।
अब फिर कह रहा है कि अगले साल फिर 15% का इंक्रीमेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 15% यहाँ पे भी हम इंक्रीज करेंगे, प्लस 15%। तो कैसे हो जाएगा ये, 110 गुणते 15/100। 1 0 से 1 0, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। ये कितना आएगा आपका, 11 तिहाई 33/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16.5। तो अब 110 में इस 16.5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 126.5। अब ये जो आपका 126.5 है, ये किसके इक्विवेलेंट बता रहा है, 1,26,500 के। तो अब देखिए, क्योंकि 126.5 किसके बराबर है, 1,26,500 के। तो एक किसके बराबर होगा, 1,26,500 बटे 126.5, दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। और जब इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा, 1000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो 1 है, 1 कितने किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1000 के हो जाएगा। हमें निकालना कितना है, तो देखिए हमने माना कितना था, ये हमने माना कितना है कि 2016 में कितना था, 100। तो हमें कितना निकालना पड़ेगा, 100। अब चूंकि एक इक्विवेलेंट है 1000 के, है ना, चूंकि ये जो एक है इक्विवेलेंट है 1000 के, तो 100 किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 100 हो जाएगा 100 गुणते 1000। ये आपका हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000 के, समझ में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,00,000। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे दे रखा है 1,00,000, ये रहा आपका, जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो इसका सीधा सा फार्मूला होता है, लासा गुणते मासा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लासा दिया हुआ है कितना, 432 गुणते मासा दिया हुआ है 6 बराबर पहली संख्या दी हुई है 48 गुणते दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या निकालनी है आपको यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 432 गुणते 6, ये था ही, ये 48 का हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है उस साइड में, तो 48, 6 एकम 6, 6 अठे 48, 8 एकम 8, 8 45 और 8 चौ 32। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपका बी हो जाएगा 54 एकम 54, यानी यहाँ पे जो बी होगा आपको कितना हो जाएगा, 54। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 54। तो यहाँ पे देखिए 54 कहीं पे है, हाँ, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, यदि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। इस सवाल में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अक्सर लोग जल्दबाजी में इसमें गलती कर बैठते हैं। हमें पहले ये इस तरह के सवालों में देखना चाहिए कि जो महीने की पहली तारीख है उस दिन क्या पड़ेगा, है ना। और जो सवाल में पूछ रहा है वो पहला कब पड़ेगा, है ना। चलिए बताते हैं कैसे। देखिए 16वीं तारीख को क्या है आपका, शुक्रवार है, यानी इससे पहले शुक्रवार कब पड़ा था, 7 दिन पहले, यानी 9 तारीख को। इससे पहले शुक्रवार कब पड़ेगा, 7 दिन पहले, यानी 2 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। यानी 2 तारीख को अगर शुक्रवार था, यानी
पहली तारीख को क्या था, बृहस्पतिवार था, यानी पहला तारीख जो था वो बृहस्पतिवार का था। तो पहला मंगलवार कब पड़ेगा? अब 2 को देखिए, 2 को है फ्राइडे, ठीक है। तो 3 को क्या पड़ेगा? सैटरडे पड़ेगा। 4 को क्या पड़ेगा? 4 को संडे, सही है। 4 को संडे पड़ेगा। तो 5 को क्या पड़ेगा बताइए ज़रा? 5 को पड़ेगा मंडे। तो 6 को क्या पड़ेगा? ट्यूसडे। यानी जो पहला जो ट्यूसडे है वो कब पड़ेगा? मंगलवार 6 तारीख को पड़ेगा। अब पूछा क्या है सवाल में, जरा देखिए, सवाल में पूछ रहा है आपका कि चौथा मंगलवार कब पड़ेगा। तो अब देखिए, अगर 6 को पहला मंगलवार पड़ रहा है, ये आपका पड़ रहा है पहला मंगलवार, तो अगला मंगलवार कब पड़ेगा? 7 दिन बाद। तो 7 दिन बाद क्या हो जाएगा आपका? 13 तारीख को पड़ेगा आपका दूसरा। फिर 7 दिन बाद क्या पड़ेगा आपका? तीसरा, 20 तारीख को तीसरा। अब फिर आपका जो 7 दिन बाद जो पड़ेगा वो कौन सा होगा? 27 को, वही होगा कौन सा? चौथा। तो चौथा मंगलवार कब पड़ेगा? 27 तारीख को। देखो है ऑप्शन 27, हाँ, यानी आपको ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? देखिए, त्रिभुजाकार प्रिज्म बनेगा कैसे, जरा इसको देखिए। देखिए, ये आपका जो मैं बना रहा हूँ ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ये आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म है। अगर कोई कह दे कि चतुर्भुजाकार प्रिज्म, तो चतुर्भुजाकार प्रिज्म कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। हो सकता है अगली बार यही पूछ ले आपसे। ये आपका जो है ये है आपका चतुर्भुजाकार प्रिज्म, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या पूछा है कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। तो अब जरा बताइए, चलिए शीर्ष गिनते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म कौन सा है? ये वाला है। तो गिनते हैं शीर्ष कितने। देखिए, एक शीर्ष ये है, एक ये है, एक ये है, 3 हो गए। एक ये है, एक ये है और एक ये हो गया। 3 3 6, ठीक है। तो कितने प्रिज्म में कितने होते हैं, ये कितने शीर्ष होते हैं? 6। तो आपका 6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 पे। तो यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुपए 10 के 6 की दर से केले खरीद कर रुपए 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? आपका सवाल ये है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, 6 किलो की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो 12 किलो की कीमत कितनी होगी? 20 रुपये। हम 20 रुपये में खरीद रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। अच्छा, अब 4 किलो को हम बेच रहे हैं 6 रुपये में, तो 12 किलो को बेचेंगे हम कितने में? 18 रुपये में। भाई 4 तिहाई 12 और 6 त्रिक 18। ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य है। क्या है ये आपका? विक्रय मूल्य। अब ये बताइए आप, देखिए यहाँ पे 6 केले थे, यहाँ पे 4 केले थे, तो हमने 12 इसीलिए किया क्योंकि 6 और 4 का लासा क्या होता है? 12। यानी हम सेम केला खरीद रहे हैं, 12 ही केला खरीद रहे हैं कितने में? 20 रुपये में, और उसको हम बेच कितने में रहे हैं? 18 रुपये में। तो हमें क्या होगा? यहाँ पे साथ साथ दिख रहा है नुकसान होगा। नुकसान कितने का होगा? हानि कितने की होगी हमें? हानि होगी हमें 2 रुपये की। कितने की हानि होगी? हानि जो हमें होगी वो होगी 2 रुपये की। 2 रुपये की कहाँ? 20 माइनस 18 बराबर 2 रुपये की हमें हानि हो गई। तो अब नुकसान कितना परसेंट का हुआ? तो जब हानि परसेंटेज लगाएंगे हम, तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है पता ही है सबको? क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर हानि यानी 2 गुणते 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? ये देखिए, क्रय मूल्य कितना है आपका? ये 20 रुपये। क्रय मूल्य कितना है आपका? 20 रुपये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 रुपये। तो 2 दहम्मा 20, 10 दहम्मा 100, ये कितना आ गया आपका? 10। यानी 10% की हानि होगी। जरा देखिए ऑप्शन में है कहीं पे? ये रहा आपका, ये जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्या ये पूछ रहा है कि 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा? अब देखिए, 1
1 किलोग्राम जो है वो बराबर होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर होगा 1/1000 किलोग्राम के। तो 1/1000 किलोग्राम, यानी आप ये जो ए वाला दिया ये तो सही है। अच्छा, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि 1/10⁻³ किलोग्राम, या इसी को लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम। तो यहाँ पे बी वाला भी सही है ना। अब देखिए, अगर आपको ए और बी मिल गया तो देखिए एक ही ऑप्शन में ए और बी है ना, और सी यू करके तो कोई ऑप्शन दिया नहीं कि ए बी सी या ए बी डी करके दिया हो। तो आप सीधा दूसरा ऑप्शन मार के निकल जाइएगा, फिर आप सी और डी मत चेक करिएगा, उससे आपके समय का लॉस होगा। चलिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ से देखिए आप कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 1000 किलोग्राम तो होगा नहीं, तो बी डी वाला गलत हो जाएगा। और जब आप 1/1000 होगा, तो जब आप इसको 1000 से 1 में भाग देंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.001। और यहाँ पे कितने जीरो हैं, पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पर आपको इतना करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहेगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, फिर कुछ उसी तरीके का सवाल है कि 0.01 का स्क्वायर को प्रतिशत में बदलना है। तो देखो ये होगा क्या, ये बराबर हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01। इसका मतलब हो गया कि 0.01, अब गुणते इसको हम जब चेंज करेंगे तो 1/2 जीरो हैं, तो 1 के बाद 2 जीरो। अब इसका मतलब ही क्या होता है, परसेंट। तो यानी ये कितना हो जाएगा 0.01%। तो पहला आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए कि इसी को और क्या लिख सकते हैं। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि 1/100%। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, 1/100 ही तो होगा, क्योंकि जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 और 2 जीरो आ चुकी, तो नीचे बटे 1 के साथ 2 जीरो लग जाएगा, तो नहीं एक आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब फिर से देखिए कि ए और डी आपको मिल चुका है एक ऑप्शन में, और साथ में कोई और दिया भी नहीं है कि बी भी दिया हो या सी भी दिया हो, तो यानी आपका ऑप्शन चौथा सही होगा। बी और सी को चेक मत करिएगा। अब वैसे में देखिए, ये 0.01% है ना, तो 0.01 क्या 1 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो सी गलत हो जाएगा। अच्छा, ये देखो 1/100% के बराबर है ना, तो क्या 1/100 के बराबर होगा, नहीं, ये बराबर हो जाएगा अगर कहो भी तो 1/100 इंटू 100 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, ये बी वाला भी गलत है ना। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। एकदम सिंपल सवाल। देखिए क्या रहा है कि यदि x माइनस वाई दो संख्याएं हैं, अगर x और y, तो उनका अंतर कितना बता रहा है, 5। और यदि उनका गुणनफल कह रहा है कितना होगा, 36। तो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि 1/y व्युत्क्रम माइनस 1/x क्या होगा। चलो निकालते हैं इसको। तो ये बराबर हो जाएगा, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई, तो वाई को डिवाइड करोगे तो वाई कट जाएगा, एक्स का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स, और माइनस एक्स का एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो वाई बचेगा, और वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई, ये हो जाएगा। अब देखो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, तो 5/, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है, 36, तो 5/36 आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए कहीं पे दिया हुआ है, ये आपका दिया है यहाँ पे, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो हम इसको कैसे करते हैं, अगर प्रतिशत में परिवर्तन पूछ रहा है तो हम मान लिए हैं कि पहले से ही कमरे का जो
आयतन था वो 100% था, ठीक है। हाँ, अब 100% मान लिए हैं, तो अब देखिए लंबाई में कितने परसेंट की कमी हुई, 10%। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90/100। भाई 10 कम हो गया ना 100 को, तो 90 बचा, 90/100। अच्छा, फिर गुणते चौड़ाई होता है, तो भाई आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, है ना। तो अब पहले क्या था, सब सौ हमने 100 माना था, तो अब इसमें क्या है 90 बचा। इधर देखिए चौड़ाई में देखिए 20% कम हो गया, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 80/100, ठीक है। गुणते ऊंचाई होता है, ऊंचाई में कितना हुआ है 5% की वृद्धि हुई है, तो 5% की वृद्धि हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 105/100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 25 हमें 100 हो गया, 5 25 हो गया, 5 21 हमें 105 हो गया। अब 9 दूनी 18, और 18 गुणते 21 कितना हो जाएगा, 18 एकम 18 हाथ से लगा 1, और ये 18 दूना 36 37, इतना बटे 500। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर आपके हो जाएगा, सिर्फ 5 से भाग दे दो पहले, तो हो जाएगा आपका 5 7 35, 2 28, 5 25, 3 30, 5 30, 75.6/100। अब 1/100 का मतलब कितना होता है परसेंटेज, मैंने बताया है ना। तो कितना हो गया आपका 75.6%। अब पहले कितना हमने माना था 100%, अब कितना है ये। तो परिवर्तन कितने का हुआ, परिवर्तन कैसे निकालेंगे हम, परिवर्तन के लिए क्या करेंगे हम, 100 में से 100% में से 75.6% को घटा देंगे, तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 10 में 6 गया 4 पॉइंट हो जाएगा, 9 में 5 गया 4, और 9 में 7 गया 2, 24.4%। देखिए ये ऑप्शन में कहाँ पे है 24.4%, ये आपका ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ये सही है आपका। अगले सवाल पे चलते हैं। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। अब देखिए 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर अब प्लस 17 सेंटीमीटर, यानी टोटल लेंथ कितनी है 1517 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये जो 15 है तो कितना हो जाएगा 1500। अब 1500 में जब 17 को ऐड करोगे तो 1517 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई आपकी हो जाएगी 9 मीटर दिया है, अब प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। चूँकि 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो 902 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है कि वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालनी है। अगर वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या निकालनी है, यानी हमें जो वर्गाकार टाइल्स लेनी है तो उसकी जो साइड हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लिया जा सके, ऐसे हमको वर्गाकार टाइल्स लेनी पड़ेगी। तो जब हमको मैक्सिमम साइज की वर्गाकार टाइल्स चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा मासा लेते हैं, बिल्कुल सही। तो मासा कैसे लेंगे हम, 902 है, 902 को क्या करिए आप फैक्टर करिए, 2 हो गया आपका, फिर किससे कटेगा इंटू 11 हो गया, फिर इंटू कितना हो गया 41 हो गया, करिए आप, 2 का बचेगा, फिर 11 से कटेगा, तो 11 का फिर 41 से कटेगा। अब 1517 का लीजिए, 1517 का, तो अब इसका क्या आएगा, पहले ये 3 से कटेगा, कटेगा 3 से, बिल्कुल कटेगा, 3 से कटे कितना आ जाएगा 5 1 6, 7 1 8, 8 6 14, गलत, ये 3 से नहीं कटेगा, 1 मिनट, ये 3 से नहीं कटेगा, 1517 का लेंगे तो कैसे आएगा, कितना आएगा आपको, इसको करिए जरा 1517 को,
एक मिनट, मैं भी सोच रहा हूँ किससे करेगा। जब हाँ, गुणनखंड विधि से जैसे आप लासा निकालते हैं वैसे निकालना है, बस देखना है कि किससे कटेगा। 7 1 8 5 13 1 14 नहीं, अच्छा 14 नहीं कटेगा। 37 से कटेगा ये, तो 37 और गुणते 41, ये आपका हो गया इसका गुणनखंड। अब तो मासा कैसे निकलता है, जो कॉमन होता है वही मासा होता है, तो यहाँ से एक ही कॉमन, ना 2 मिल रहा है, ना 11 ना 37, तो इनका मासा क्या हो जाएगा आपका, मासा हो गया आपका, मासा आपका हो गया कितना, 41 हो गया। अब यानी ये जो आपका वर्गाकार टाइल्स है इसकी साइज कितनी होगी, देखिए ये जो वर्गाकार टाइल्स आपने लिया है इसकी साइज कितनी होगी, इसकी साइज होगी आपकी 41। अब अगर साइज 41 होगी तो इस वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, यानी 41 गुणते 41, ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, अब टोटल वो जो आपका कमरा है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चूँकि लेंथ दी हुई है इतना और चौड़ाई दी हुई है इतना 902, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1517 गुणते 902 हो जाएगा। तो अब ना हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर्स ऑफ टाइल्स, है ना मिनिमम, तो टाइल्स के नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, टाइल्स का जब हमें नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1517 गुणते 902 बटे 41 गुणते 41, है ना, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, तो टोटल टाइल हमारा निकल आएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 41 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 41 दूना 82, कितना बचा आपका, बचा 8 2 41 दूना 82, और यहाँ से भी करेंगे आप तो 41 3 123, और उसके बाद बचे क्या 28, 287 हो जाएगा, तो 287। अब 22 गुणते 37 कितना हो जाएगा आपका, 22 7 154 के 4 हाथ से लगा 15, 22 3 66, 66 15 81, यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 814। देखिए 814 है कहीं ऑप्शन में, जी हाँ, ये आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है आपका सही है। ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल था। वैसे जब आप यहाँ पे काटने वाला देख रहे थे, एक मिनट थोड़ा सा और यहाँ पे दिखा दूँ, ये वाला देखिए आप, जो यहाँ पे आप काट रहे थे 41, ये जो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप काट रहे थे इस 41 से इसको और इस 41 से इसको, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता, जैसे जब आप इस 41 से, जब आप यहाँ पे इस 41 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 22, उसी तरीके जब इस 41 से आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा 37, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे। चलिए ठीक है, अब ये सवाल समझ में आया। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। लिखा है कि गुणनफल 2153 के पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा। पहली बात कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो उस संख्या का सिर्फ इकाई का अंक ही हमें ध्यान देना चाहिए। तो इकाई का अंक कितना दिया है 3, और 3 के पावर कितना दिया है 167, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज़ों को समझाते हैं। देखिए अगर 3 के पावर 1 होगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा इकाई का अंक। 3 के पावर 2 होगा तो कितना आएगा 9 आ गया इकाई का अंक। 3 के पावर 3 आएगा तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो यानी इकाई का अंक 7 आएगा। और अगर 3 के पावर 4 ले लें तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, यानी लास्ट का जो अंक आएगा वो 1 आएगा। 1 हमें किस पे मिल रहा है 4 के पावर पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसी को ब्रेक करेंगे। 3 के पावर हम क्या करेंगे 4, 4 के पावर क्या कर देंगे हम टोटल 100, इससे भाग देंगे ना, तो 4 के पावर कितना हो जाएगा 41। देखो 4 को हम क्या करेंगे एक्चुअली में समझिए, हम क्या करेंगे कि 4 से
167 को भाग दे देंगे तो 4 चौ 16, ये कट जाएगा, बचेगा 7, बचेगा कितना 7, 4 एकम 4, कितना बचा 3। तो भाई हमने क्या लिखा यहाँ पे देखिए कि यह जो 41 था इसी को हमने 4 के पावर 41 लिख दिया। अब इसके साथ में हम क्या लिखेंगे इनटू कितना बचा है, देखिए यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बचा है आपका 3। तो हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इनटू 3 के पावर 3, चूँकि भी 3 बचा है। तो देखो 4 गुणते 41 164 हो जाएगा, जब 3 ऐड करेंगे तो 167 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, एक मिनट, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 के पावर 41 गुणते 3 के पावर 3 पे लास्ट डिजिट क्या आई थी, देखिए जरा, ये 3 के पावर 3 में लास्ट डिजिट हमारी क्या थी 7, तो 7। अब 1 के पावर कुछ भी हो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 1 होती है, चूँकि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितनी बार भी करोगे तो उसकी पावर, उसका वैल्यू लास्ट की डिजिट 1 ही आती है। तो 1 इंटू 7 यानी 1 गुणते 7 बराबर किसके हो जाएगा 7 के। तो आपको जो इसका आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 7, देखिए ऑप्शन में है, जी हाँ। तो ये आपको जो ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम सही है। अगले सवाल में चलते हैं। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है 3/5। तो मिल भिन्न बताइए। बेसिक इसको लगभग सभी लोग लगा लेते हैं, है ना। तो हम बेसिक, चलिए पहले बेसिक बताते हैं आपको। देखिए मान लेते हैं अंश कितना था, शुरू में यक्स था, हर कितना था वाई था। मान लिया हमने अंश हर था और हर जो है वो वाई था। अब ये कह रहा है कि यदि अंश में 20% इंक्रीमेंट कर दिया जाए, कितना 20%, तो ये कितना हो जाएगा आपको बताओ, 120 यक्स बट्टे वाई होगा कि नहीं होगा, सॉरी 120 एक्स बट्टे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब वाई को भी हम क्या करना है, हमें 25% बढ़ाना है। तो ये आपका 125 वाई बट्टे 100 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब जो नया भिन्न बनेगा वो कैसे बनेगा, वो क्या बनेगा, देखिए अब अंश ये हो गया तो कितना हो गया 120 यक्स बट्टे 100 बट्टे हर कितना हो गया 125 वाई बटे 100 हो जाएगा। और यही बराबर किसके दिया हुआ है 3/5 के। अब फिर कैसे होगा ये, अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसको देखिए 5 चौबीस हमें 120 और 5 25 हमें 125, ये आपको हो जाएगा 24x बटे 25y बराबर 3/5। ठीक है, अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बटे वाई बराबर 3/5। अब ये 25 क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड में है तो उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 25 ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे 24 क्या है ऊपर है तो ये नीचे हार पे चला जाएगा, हो जाएगा। काटिए जरा, 3 एकम 3, 3 8 24, 5 एकम 5 और 5 25, तो कितना आ गया ये आपका 5/8। तो जो आपकी मूल भिन्न थी वो क्या थी, x बटे वाई मैंने माना था ना, वो किसके बराबर आ गया 5/8 के। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका 5/8, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 8 से भाज्य होने वाली संख्या है। देखिए 8 से भाज्य होने वाली संख्या है। 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई संख्या कितनी भी बड़ी दी हो लास्ट के 3 डिजिट देखना चाहिए, यूनिट डिजिट ये दूसरा, ये 3 डिजिट जो है यही देखनी चाहिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट
8 से कट जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या जो होती है वो 8 से कट जाती है। अब पहला वाला देखते हैं, लास्ट कितने डिजिट कितना है 240, इसको 8 से काटिए, 8 त्रिक 24, 0 कट गई ना, 30 बार गई, यानी ये क्या है 8 से विभाज्य है। इसको देखिए, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 3 की 220, अब बटे 8 करिए, 8 दूनी 16, 6 60, 8 सत्ते 56, 4 बच गया ना, तो ये जो है 8 से नहीं कटेगा। इस पे देखिए, इस पे लास्ट डिजिट क्या है 3 की 128 बटे 8, 8 एकम 8, 4 48, 8 छम 48, 16 बार जाएगी, कट जा रही है, तो ये भी तीसरा वाला है। अब देखिए यहाँ पे एक और तीसरा तो है ऑप्शन में, लेकिन देखिए यहाँ पे एक और तीसरे के साथ चौथा भी है ना, तो यहाँ पे चौथा चेक जरूर करिएगा, हो सकता है कि आप यही देख के लगा दें और गलत हो जाए। मैंने क्या कहा था, अगर ऑप्शन में नहीं हो, दो के ऑप्शन होते भाई, चौथा ना होता 3 के साथ, एक 3 के साथ, तो हम इसको यहीं पर टिक कर देते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें लास्ट की डिजिट क्या है 124 है, 124 बटे 8 काटिए इसको, 8 से तो कितना आएगा 8 एकम 8, 4 44, 8 5 40, देखिए 4 बच जाएगा ना, तो ये भी नहीं है। तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो यानी हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी भुजा 8 हो। पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे सी क्या है सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या क्या हो 8 हो, तो ऑप्शन पहला तो वैसे भी गलत हो गया, जो कि सबसे छोटी क्या है 6 है। चलिए दूसरे में देखिए 8 9 और 10, यानी जो 10 का स्क्वायर है वो बराबर होना चाहिए 8 के स्क्वायर के और प्लस 9 के स्क्वायर के। क्या बराबर है चेक करिए, ये आपका 100 हो जाएगा, बराबर ये 64 प्लस 81, इसको जो आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5, 8 6 14, 145 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या बराबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, करिए ज़रा, 17 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 289, कितना होता है 289। स्क्वायर वगैरह कुछ याद कर लीजिए आप लोग, बहुत काम आता है, 20 तक तो कम से कम है ना। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, अब 64 और 225 जोड़ो जरा, कितना होगा 289, 5 4 9 6 2 8 2, देखो दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा तीसरा। अब चौथा मत चेक करिएगा, फिर जो आप इसमें एक ही ऑप्शन सही होना है, अगर एक आपका सही हो रहा है तो फिर चौथा तो गलत ऑलरेडी होगा, तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल में चलते हैं। फिर से देखिए विभाजिता वाला भी 8 वाला आया था कि 8 से विभाज्य करने का, अब ये क्या कह रहा है कि इस संख्या को 9 से विभाज्य हो तो जेड का मान बताना है। अब बताइए 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो सबके डिजिट को क्या करो ऐड करो, क्या करो सबको ऐड करो, अगर वो 9 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डिजिट क्या है 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस जेड प्लस 8, तो अब देखिए कितना आएगा 4 1 5 7 5 12 8 20, तो 20 प्लस जेड। अब यहाँ पे जेड ऐसा क्या करें कि ये संख्या जो है वो 9 से कट जाए, तो 9 का पहाड़ा पढ़िए जरा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक देखिए 27, 27 ही है जो कटेगी, अगली संख्या 20 के बाद वाली जो संख्या होगी अगली जो कट जाए 9 से वो 27 ही है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी जेड की वैल्यू आएगी 27 माइनस 20, ये किसके बराबर हो जाएगा 7 के। तो जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए इस पे आपको क्या करना है ओके मान निकालना। तो पहले आप क्या करेंगे 2160 के यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, करिए ज़रा 2160 का। चलिए हम भी करते हैं आपके साथ। पहले 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 0, 2 8
सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया यहाँ पे, 2 उसमें सही था यार, 2 8 16 0, सॉरी। फिर 2 से करिए, 2 पंचे 10, 540, फिर 2 से करिए, 270, 2 दूनी 4, 2 से 14, 270, फिर 2 से करिए, आपको कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 135। फिर जरा करिए, अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, अब कटेगा आपको 3 से, 5 3 8 1 9, तो 3 से कटेगा तो कटिए, 3 से करेंगे तो 3 चौबारह, 3 चौबारह, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, काटिए, कितना आया 15। फिर से देखिए, अभी फिर 3 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, काटिए 3 से, तो कितना आया आपका 5। अब फिर 5 से काटेंगे तो 1। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार 5 एक बार आया है, 3 बार आया है, और 2 कितना आया है, 4 बार आया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ज़रा, 2160 बराबर हो जाएगा आपके 2 के पावर 4, 2 4 बार आया है, गुणते 3 बार आया है तो 3, गुणते 5 एक बार आया तो 1। अच्छा, अब यही यहाँ पे क्या दिया है सवाल पे, देखिए सवाल पे ये किसके बराबर दिया है, इसके बराबर दिया है, यानी 2 के पावर a गुणते 3 के पावर b गुणते 5 के पावर c। तो यहाँ से देखिए ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिलेगी। देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हमको इसी को सॉल्व करना है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब पूछा क्या है, 3 के पावर a गुणते 2 के पावर माइनस b गुणते 5 के पावर माइनस c। जरा देखिए इसको लगाते हैं, क्या पूछा है, 3 के पावर a गुणते 2 के पावर माइनस b गुणते 5 के पावर माइनस c बराबर 3 के पावर a की वैल्यू कितनी आई थी, जरा देखिए a की वैल्यू 4 आई थी ना, तो 4 गुणते 2 के पावर माइनस b की वैल्यू 3 आए थे, तो गुणते 5 के पावर माइनस 1। तो अब देखिए 3 के पावर 4 मतलब 3 त्रिका 9 27 त्रिक 81 गुणते 1 बटे 2 के पावर 3 मतलब 8 गुणते, ये 1 बटे इसलिए हुआ कि माइनस लगा, जैसे 5 पावर माइनस 1 है तो बटे हो जाएगा 5, 8 5 40। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 81 बटे 8 5 40। तो यही आपका आंसर होगा, क्या हो जाएगा 81 बटे 40। देखिए कहाँ पे है, ये आपको ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है ना, 2, ऑप्शन नंबर 2 यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटू, ये देखिए, ये कह सकते हो आप रीजनिंग का भी है या कह सकते हो मैथ का भी है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 जो है रिलेट कर रहा है 8 से, 3 रिलेट कर रहा है 27 से, और जो 4 है वो 4 जो है वो रिलेट कर रहा है 64 से। तो एक को किससे रिलेट करना चाहिए, यहाँ पे यक्स दे रखा है। अब बताइए 2 अगर 8 से रिलेट कर रहा है तो आप देखिए ये क्या है, 2 का क्यूब है कि नहीं है, 27 क्या है 3 का क्यूब है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है ना। 4 का 64 क्या है 4 का क्यूब है। तो इसी तरीके से 1 का क्यूब क्या आएगा 1, तो यहीं पे यक्स की वैल्यू क्या आएगी 1। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है आयत चित्र द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, के आवृत्त बहुभुज द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आयत चित्र द्वारा। ये जब आप ग्राफ बनाते हैं उसका, देखिए जो ऐसे से बनता है ना, अगर आपको याद हो तो ये कुछ अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसे करके है ना। तो इसमें देखिए जैसे ये वाली लाइन देखिए, ये जो होता है ये इस संख्या को दिखाता था, ये देखिए इसमें 3 बार आई है ना, तो इसकी बारंबारता जो होगी यही होगी। तो ये आयत चित्र द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए क्या दिया है
कि a प्लस बी बटे सी प्लस बी प्लस सी बटे ए प्लस सी प्लस ए बटे बी बराबर के है। तो के का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए a प्लस बी बटे सी बराबर दिया है b प्लस सी बटे ए बराबर दिया है c प्लस ए बटे बी। ये बराबर किसके दिया है? के यही दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, ये बराबर किसके है? के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ये बताइए आप। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा कि a प्लस बी बराबर सी के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये किसके बराबर है? के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि b प्लस सी बराबर ए के लिख सकते हैं। c प्लस ए बटे बी किसके बराबर है? के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बताइए कि c प्लस ए बराबर बी के लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ से देखिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इनके बाएं पक्ष को एक साइड ऐड करो और दाएं पक्ष को एक साइड, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें? a प्लस बी, यहाँ पे प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी प्लस ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या था सी के, यहाँ पे क्या है प्लस ए के, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है आपका प्लस बी के। अब यहाँ पे देखिए a 2 बार है तो 2a हो जाएगा, प्लस b 2 बार है तो 2b हो जाएगा, प्लस c 2 बार है तो 2c हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तीनों में के कॉमन है तो के हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आप इसको जरा देखिए यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। अब बराबर हो जाएगा, यहाँ से के कॉमन है तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल तो 2 किसके बराबर जाएगा? के बराबर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, के बराबर 2। तो यहाँ पे आपका के बराबर 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप और कर सकते थे कि देखिए यहाँ पे ए बी और सी के लिए कोई कंडीशन तो दी नहीं है, आप क्या मान लेते सीधा कि जो आपका ए है वो बराबर है बी के और वो बराबर है सी के। तो अब इसमें भी रखते तो 2a/a हो जाता। देखिए तो क्या हम इस वाले को देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हो जाता आपका हो जाता a प्लस ए बटा ए हो जाता जब सब बराबर ही हैं। तो ये बराबर हो जाता 2a बटे ए और ए से ए कैंसिल हो जाता तो क्या आता आपका 2 आंसर आ जाता। किसी में भी आप रख लेते तो 2 आंसर आता है ना। जो आपको सही लगे वो आप करिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? अब भुजा की माप दी हुई है 4, तो इनमें से हमको कोई 3 लेकर कोई हमें कितने त्रिभुज बना सकते हैं उसके बारे में बताना है। अब देखिए त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं ए बी और सी, अगर सबसे बड़ी भुजा सी है तो a प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए। a प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए। बड़ी भुजा नहीं भी है तब भी किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए अब अगर आप 1.2, 4.2 और 5.9 लीजिए, ठीक है, तो अब देखिए बड़ी भुजा पे यहाँ पर हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं। देखिए छोटी छोटी को करेंगे तो अगर 4.2 5.9 को लेंगे तो उसका एडिशन 1.2 से तो बड़ा आ ही जाएगा, है ना। तो इसलिए वहाँ पे फिर आपको डिफरेंस भी चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा क्या करिए कि सी को जब बड़ी हो तो 2 शेष भुजाओं को ऐड करिए, वो जो है बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए।
अगर एक ही फार्मूला लगाना है तो देखिए ज़रा 1.2 प्लस 4.2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5.4। तो क्या ये बड़ा है 5.9 से? नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, यानी इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। अब अगर इसकी जगह पे हम मान लो इसको ना लेकर हम यहाँ पे 8.1 ले लेते हैं, तब भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 5.4 ही आएगा ना इन दोनों को ऐड करने पर, 5.4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी जो है वो गलत है, यानी इन तीनों को लेकर भी बनाया नहीं जा सकता है। अब एक और बचा लेने के लिए, वो कौन सा है? अब बचा है कि एक आप किसको ले लीजिए, आप 4.2, 5.9 और 8.1। अब इनको चेक करिए ज़रा, तो देखिए 4.2 प्लस 5.9 यानी 5.9, ये बराबर किसके हो जाएगा, एक हाथ से लगा एक 10.1 के। अब देखिए ये बड़ा है ना 8.1 से, यानी हाँ 1.1 से बड़ा है, तो यानी ये एक त्रिभुज बन सकता है। और सिर्फ यही एक त्रिभुज है जो इन चारों भुजाओं से लेकर बनाया जा सकता है, क्योंकि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिन्हें हमें ऑप्शन से करना चाहिए। इसका भी बेसिक तरीका वही है, आप x बटे वाई जो बताया था या x बटे 2x + 1 मान के आप कर लीजिए, लेकिन इसका जो मैं समझाता हूँ देखिए कैसे। देखिए किसी भिन्न का हर अगर कहा है कि अंश के दोगुने से एक अधिक है, तो देखिए जरा यहाँ पे देखिए अंश कितना 4 है, 4 दूनी 8 है 9, हाँ ये हो सकता है। 2 है तो 2 दूनी 4 1 5, ये भी हो सकता है। पर क्या ये हो सकता है एक दूना 2 1 3, ये नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 हो सकते हैं। फिर लेकिन देखो क्या कहा है, अंश में 2 जोड़ने पर, इसमें जोड़ी जरा 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा, और हर में 3 घटाने पर 9 में 3 घटाई जरा कितना आएगा 6 आएगा। तो कितना बनेगा, ये 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 प्राप्त होता है। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा। यहाँ भी चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे अगर आप 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, अब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 2, लेकिन कह क्या रहा है कि 1 आएगा, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। बाकी वो भी तरीका है, पर आप ऐसे भी देखिए कुछ नया मिलेगा, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए ये कोष्ठक का सवाल है। तो कोष्ठक का नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। इस सवाल में यही करना है हमें। तो क्या हो जाएगा आपका -9 -8 प्लस 24 भागे, अब 13 में से 7 गया तो कितना आएगा 6 हो गया। इसको जो फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा -9 -8 प्लस 6 चौको 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 में 24 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो ये आपका ये हो गया। फिर बराबर ये कितना आ जाएगा -9 माइनस, अब -8 है प्लस 4 है, अपोजिट साइन है तो घटना तय है। पर साइन किसका लगेगा, साइन उसका लगेगा जो बड़ा है, बड़ा 8 है तो इसका साइन लगेगा, माइनस है इसका साइन, और 8 में से 4 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको सब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -9 अब माइनस माइनस प्लस 4। अब देखिए इसका साइन माइनस इसका साइन प्लस है, तो ये फिर से घटेगा। बड़ा कौन है 4 की 9, तो 9 का साइन लगेगा यानी माइनस। अब बड़े से छोटे को घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, तो आंसर क्या होगा आपका -5। देखिए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए यदि मासा A8 का 4 है और A8 का ही 24 लासा है, तो A का मान, फिर वही लासा गुणते मासा बराबर
पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। अब देखिए मासा दिया हुआ है 4 है और लासा दिया हुआ है 24। ये बराबर किसके दिया है? पहली संख्या ए दी हुई है और दूसरी संख्या दी हुई है 8। अब इसी को सॉल्व करना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा आप बताइए। 8 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 4 गुणते 24 और बटे 8। 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 4 तिहाई 12। आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। इस ये सवाल वही जो इससे भी पहले हमने कराया था सेम सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा लिखा दूसरे तरीके से है, हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल। देखिए टीटी में कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिसमें इंसान को थोड़ा सा दिमाग से काम करना चाहिए तो सवाल आसान हो जाता है। लगाने के तो तरीके हैं लेकिन आपको समय भी तो बचाना है। देखिए इस सवाल को ही देखिए क्या कह रहा है कि एक आयत है, ये इसका एक विकर्ण दे रखा है कि कितना है, ये 17 है, और इसका जो परिमाप है ये सब टोटल, ये टोटल कितना दिया है 46। अब देखिए ज़रा, मान लीजिए ये साइड आपकी ए है और ये साइड आपकी बी है, ठीक है। तो जो सवाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आयत का परिमाप का 2 कोष्ठक में a प्लस बी, और ये बराबर किसके दिया हुआ है 46 के। 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 दूनी 2 तिहाई 6, यानी a प्लस बी बराबर किसके होगा 23 के। ये मिला। अब देखिए a और b का योग 23 है। अच्छा अब यहाँ पे 90 डिग्री बनता ही है चूँकि आयत है, तो ये भी पता है कि यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल। चूँकि क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप। कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा होगा कि जब पाइथागोरस त्रिक का जो सवाल आया था, दिखाते हैं आपको, 1 मिनट, सवाल दिखाते हैं आपको, इसी में पूछा हुआ है आपको ये वाला। इसमें ज़रा देखिए इसमें क्या दिया है, ये पाइथागोरस त्रिक है 8, 15, 17। अब देखिए इसी सवाल को किसी तरीके से घुमा के दोबारा पूछ लिया गया है यहाँ ये वाला। अब देखिए अगर a की वैल्यू आप 15 ले लीजिए और b की वैल्यू 8 ले लीजिए, तो 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अभी आपने पाइथागोरस त्रिक में देखा है। अच्छा अब 15 और 8 होता कितना है 23। तो आपका सवाल में a की वैल्यू कितनी आ गई 15, अब b की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब पूछा क्या है खेत का क्षेत्रफल, तो खेत चूँकि आयताकार है, आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा आपका 15 गुणते 8, 15 8 120। समझ में आया कि नहीं आया। लगाने के भी तरीके हैं, पर अगर आप थोड़ा सा सोचें ना तो चीज़ों को और आसानी से किया जा सकता है। 8, 15, 13, 17 जो है वो पाइथागोरस त्रिक है, जैसे 3, 4, 5 हो गया, 8, 15, 17 हो गया, 24, 10, 26 हो गया, 13, 12, 5 हो गया, 24, 7, 25 हो गया। ये सब क्या है पाइथागोरस त्रिक है। कुछ आपको पता होना चाहिए जिससे आप लगाने में थोड़ा आपको क्या हो जल्दी हो। बहरहाल 15, 8, 120 आंसर आपका क्या हो जाएगा 120। आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या दिया है 2 के पावर -1 का पावर -1। अब देखिए 2 के पावर -1 क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 के पावर -1, तो ये बराबर फिर कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या आया 2, तो 2 क्या है अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सम संख्या है, बिल्कुल है। 2 का गुणक है, बिल्कुल है। अब सम है तो विषम तो वैसे भी नहीं होगी। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है पहले ऑप्शन में। सबसे आसान सवाल है मुझे लगता है पूरे अभी इस पेपर का, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। अगले सवाल चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। देखिए अब 2 धन 3 बराबर 5 तो होता है, देखो ये भी अभाज्य है। लेकिन क्या 2 धन 7 बराबर 9 होता है, देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, पर 9 क्या है भाज्य। तो सदैव जो लगा है इसका मतलब ये गलत है। अब देखो एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, भाई बिल्कुल हो सकती है। देख लो 9, 9 कौन संख्या विषम ही तो है भाई। जो संख्या 2 से ना कटे विषम संख्या कहलाती है। तो 9 है, लेकिन 9 क्या भाज्य नहीं है, बिल्कुल है। ये 3 से कट जाती है,
तो इसका मतलब ये तो सही है। अब पूछा कौन सा कथन सही है, तो अगर आपको ऑप्शन मिल गया है तो आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी देख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, बिल्कुल नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि जो 2 है वो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर कितना है? 60 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। अब देखो, किसी भी बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180। किसी भी बहुभुज की, समझ में आया? अब उनके अंतर को दिया हुआ है सवाल में कि कितना है? 60 है। समझ में आया? तो जब आप इसको सॉल्व करिए, जरा इनको जोड़ दीजिए, तो 2a बराबर कितना हो गया? 240। ऐड कर लीजिए भैया, ये कट जाएंगे, सेम साइन है। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आपको a बराबर कितना मिलेगा? 240/2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका आएगा 2 1 कम 2, तो 2 9 4 0, 120 आ गया। अब 120 आ गया तो ये आपका क्या हो गया? आपका ये आपका अंतः कोण आ गया, है ना? तो y कोण कितना आएगा? y कोण कितना आएगा? यानी b की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू 120 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। तो यहाँ से आप क्या करिए? अब इसको a की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो 120 प्लस b बराबर 180। तो b बराबर कितनी हो जाएगी आपकी? 180 माइनस 120। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 60 आ गई। अब अगर v की वैल्यू 60 आ गई, तो अब देखिए v की वैल्यू 60 आ गई। तो अब हमें बाह्य कोण पता चल गया ना कि बाह्य कोण कितना है? बाह्य कोण की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। अब हमें क्या निकालना है? भुजाओं की संख्या। तो सीधा सीधा फार्मूला होता है कि भुजाओं की संख्या n बराबर 360/थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? बाह्य कोण है। कौन सा है? बाह्य कोण है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 360/60। काटी जरा, 0 से 0 कट जाता, 6 6 36, यानी कितना आया आपका आंसर? 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन? ये दूसरा, ये आपका सही जाएगा। हाँ, अगर आप ये पूछ सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमने a है, ये इस a को अंतः कोण ही क्यों माना, इसको बाह्य कोण क्यों नहीं माना? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सवाल पढ़िए क्या लिखा है? अंतः और बाह्य कोणों का अंतर। यहाँ पे अंतः और बाह्य कोण का अंतर, यानी जब हम a माइनस बी दिखा रहे हैं, यानी यहाँ पे a अंतः कोण है, b बाह्य कोण है। ठीक है, चलिए अब लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। चलिए हम यहीं पर समझा देते हैं। ये देखिए, ये आपका एक रेखा है, इसमें कितने सारे बिंदु होंगे बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अनंत बिंदु होते हैं, है ना? तो फिर इसका आंसर क्या होता है? क्योंकि रेखा तो वैसे भी असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनता है। तो ये रहा आज का पूरे के पूरे 30 सवाल जिसको हमने आपको बताया। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम आपको उस विषय पे अच्छे से बताएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई या फिर ज़्यादा क्वेरी आती है, तो हम वहाँ पे आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बस हमारी वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी चीज़ अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी करिए, और जो दिक्कत है, जो समस्या है, या जो हम आपको नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं उसके बारे में बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सुधार कर और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। चलिए आज का सेशन ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।